हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। कल हमने एमसी सिंगला केस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहस देखी। सबसे पहले तो हमने ये नोटिस किया कि एमसी सिंगला के केस के जो वकील हैं वो अकेले एडवोकेट मनीष सिंघवी जी लगे हुए हैं और वकील कहाँ हैं कोई पता नहीं, और शुरू से वही लगे हुए हैं। और उन्होंने अच्छी खासी बहस की और 5 तारीख को जो इन्होंने शुरुआत की थी फंड की बात, वो फिर इनके गले पड़ गई। इस बार कोर्ट ने उनके गले डाल दी, फिर उसका वो हिसाब किताब देने लग गए। और अब मैं मनीष सिंघवी साहब की बात न कह करके जो अपोजिट के वकील थे ध्रुव मेहता जी, उनकी बात करूंगा। तो पहले तो उन्होंने ध्रुव मेहता जी ने कहा कि ये कहाँ से फिगर दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हमें कोई पता नहीं है। अजीबोगरीब चीज़ थी। पहले ये फंड की पोजीशन दिया करते थे सुप्रीम कोर्ट में, इस बार उल्टे बोल रहे थे कि ये जो फिगर दे रहे हैं ये वेरीफाइड नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद एक और वायका हुआ, जो ऑल केरला रिटायरीज फेडरेशन है, उसके बारे में ध्रुव मेहता जी बोले हमें तो पता ही नहीं है ये कौन है। जो तो सिविल अपील थी ना एमसी सिंगला केस की, अब सुप्रीम कोर्ट ने और को ऐड कर दिया, टैग कर दिया वहां पर, वो भी एक बात आई। लेकिन जितना भी आर्गूमेंट ध्रुव मेहता जी ने वहां कहा या जो कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने वहां दिए, उनका यदि अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए तो उनको काउंटर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है हमारा कोई वकील ही नहीं था। उनकी चीजों को पढ़ ही नहीं रखा था। जो कुछ भी ध्रुव मेहता जी ने कहा वो सारे अपने पक्ष की बातें थीं, लेकिन काउंटर नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से। बार बार कहने के बाद, एक तो फंड का हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जब फंड की बातें आई तो ध्रुव मेहता जी जब अपना लंबा चौड़ा भाषण पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जो पेंशन फंड है वो एम्प्लॉयर यानी बैंक और एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन से बना है, ये झूठी बात है। उसमें एम्प्लॉयज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉय ऑफिसर्स का, और ये झूठा एफिडेविट आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। हमारे कंट्रीब्यूशन को ये करके मानते हैं ये कि 2010 में जो हमसे रिकवरी की थी 1800 करोड़ की, उसको ये मानते हैं हमने उसमें कंट्रीब्यूट कर रखा, और उस पैसे को भी ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए थे, पेंशन अकाउंट में नहीं गया था। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों को कहनी चाहिए थी। जो पेंशन फंड बना है वो प्योरली सीपीएफ से बना हुआ है। और अचंभे की बात तो ये थी कि जो सोर्सेस ऑफ फंड हमारे वकील को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बताने चाहिए थे, उसको ध्रुव मेहता जी बता रहे थे, और उसका ये उपयोग नहीं कर पाए। मतलब सोर्सेज फंड में एक भी जगह कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय हुआ वहां कहीं कंट्रीब्यूशन है। उल्टा ये लिखा हुआ है सेक्शन रेगुलेशन 11 में और ये बताया भी था, अपने वकील ने बताया भी था मनीष सिंघवी जी ने, कि इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होगा बैंक देगी एडिशनल कंट्रीब्यूशन। यानी वो अपने फेवर की बात थी और उसको आराम से अपने उसमें ले सकते थे, तो कोर्ट तो हो जाएगा नहीं। उसके बाद ये जो जलेबी बनाने लगे, आईबीए ने ये कहा था, 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 पता नहीं क्या कहते। भैया तुम्हारे पास भी दुनिया भर की बातें हैं, आईबीए ने क्या कहा तुम क्यों नहीं कहते हो? आईबीए ने बहुत सारी जगहों पर ऑपरेशन की बात की है। जब आप आईबीए को ही ले रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन कर रहे हो, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो ये खुद मान के चलती है, तो आपके पास भी दुनिया भर की चीजें आप भी रख दो। ये नहीं रख पाए।
और उसके बाद वो जलेबी बनाने लगे एवरेज एमोल्यूमेंट्स का, 2D का, 37 का, 38 का। पता नहीं क्या जरूरत थी उन चीज की, सीधी सीधी बात थी 35/1 में अपडेशन है या नहीं। तो वो लाते थे घुमा के दूसरी तरीके से, और वो दूसरी तरीके से कोर्ट को भ्रमित कर रहे थे। और ये जरूर था कि कोर्ट समझ गया था कि ये एक बेहताजी मतलब उनको भ्रमित कर रहे हैं और वो घुमा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया था, उन्होंने कोई फिगर दी थी, और फिगर देखने के बाद कोर्ट ने कहा मान लीजिए जो आपने हमको फिगर दी है यही रूट यदि लागू होता तो ऑफिसर्स की पेंशन अपडेट होती या नहीं होती। चुप होकर के वो मान गए हाँ वो होती। मतलब कोर्ट को ये समझ में आ गया कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये मतलब मेरे को हमको जलेबी बना रहे हैं। इसमें दो चीजें 35/1 में प्रमुख थीं और जिस पर मेहता जी जोर दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अपडेशन केवल और केवल 2 समय के लिए है और के लिए नहीं है। और उन्होंने फैक्ट भी बताए। एक तो ओरिजिनल जो 35/1 था, 1/1/1986 से लेकर 1/1/1987 तक, एज पर अपेंडिक्स 1। मतलब इसमें सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया मेहता जी ने, और हमारे वकील इसको नहीं बता पाए। आगे देखते क्या होता है। और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ 2003 में, वो भी लगभग उन्होंने वही रिलेट कर दिया जो पहले वाले से, कि उसमें कोई खास फर्क नहीं है, इस प्रकार कह करके। अब फर्क तो पहले बहुत ज्यादा है। मैंडेटरी सेल भी अपडेटेड मैंडेटरी हो गया, फॉर्मूला की जगह फॉर्मूली हो गया। खैर एनीवे, एक बहुत बड़ी बात आई वहां पे। 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ का फैसला, जो सर्क्यूलर उन्नी कृष्ण साहब ने बैंकों को निकाला, वो उन्होंने पढ़ा हुआ पे। और एक 2003 का अमेंडमेंट, इस 2003 के अमेंडमेंट को जो अपडेशन का था, इन्होंने 10 मंथ के एवरेज एमोल्यूमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लिया, जो 2 बेस सेटलमेंट के बीच में जो पेंशनर्स रिटायर होते हैं। भाई ये कंडीशन तो हर बार होती है, फिर आपने एक ही टाइम के लोगों के लिए ये यूज क्यों किया और दूसरों के लिए क्यों नहीं किया? ये तो इनको हमारे वकीलों को बताना चाहिए। फिर ये कमी कैसे रही है? हर मतलब अपेंडिक्स 1 में यदि यही एक बार बार आएगा तो ये तो उनके लिए होना चाहिए था। और फिर दूसरा 35.1 अपडेशन के लिए है, और 10 मंथ का एवरेज एमोल्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए रेगुलेशन 38 है। यानी कंप्यूटेशन ऑफ 10 मंथ एवरेज एमोल्यूमेंट का जो रेगुलेशन 38 है, तो 35/1 में कैसे चला गया? और जो लैंग्वेज पढ़ रहे थे अमेंडमेंट के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो लैंग्वेज रेगुलेशन में है। अब रेगुलेशन में लिखा नहीं है कुछ भी, वो तो दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे थे कि ये अमेंडमेंट केवल इसलिए आया था कि 2 बेस सेटलमेंट के बीच में जो कर्मचारी रिटायर होते हैं उनका 10 मंथ का जो एवरेज एमोल्यूमेंट किया जाता है, उसके लिए वो आया था। उसका क्या लेन देन है अपडेशन से? दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द अपडेशन, दैट इज ओनली कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज एमोल्यूमेंट्स, और उसका सही रेगुलेशन है 38, ये नहीं है। फिर 37 से जलेबी बनाई, जो मतलब डीए का है। यहां हमारे जो मनीष सिंघवी साहब, उन्होंने बड़ा स्पष्ट क्लियर कहा कि भैया 37 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीए मिल रहा है। और 38 जो है एवरेज एमोल्यूमेंट्स करने के लिए है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां 35/1 से है। फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उसने 35/1 और 35/2 से। वहां थोड़े जज कंफ्यूज हुए, उनको ऐसा लगा कि 35/1 में अपडेशन है, 35/2 में
जो 33 साल की सर्विस 50% मिल जाएगा, वहाँ भी कन्फ्यूजन था, वो भी उन्होंने कोशिश की उसको क्लैरिफाई करने की। लेकिन 35-2 अपडेशन का नहीं है, 35-2 केवल और केवल एवरेज एमेंडमेंट्स क्या है, 50% ऑफ द एवरेज एमेंडमेंट की पेंशन दी जाएगी, सीधा सीधा ये है। और एक चंडीगढ़ का जो केस था वो पूरा का पूरा पढ़ा और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि चंडीगढ़ का पहला ही जो वाक्य है क्लॉज 12 सेटलमेंट का अंडर निगोशिएशन था 2015 में, इसको मेरे समझ में बात नहीं आई कि हमारे वकील क्यों नहीं बता पाए। सर पहला ही वाक्य पढ़िए, अंडर निगोशिएशन नहीं था 2015 में, जिसके आधार पर 1995 में रेगुलेशन बना हुआ था। और रेगुलेशन को और क्या नाम है इनके जो आईबीए के जो लेटर थे उनको समान अधिकार दिया जा रहा था। आई डोंट नो भाई। तो जरूरी है कि हमारे जो वकील हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, जो सर्कुलर निकाल रखा है आईबीए ने, उसको पढ़े अच्छी तरह से। पहली ही लाइन चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट का सहारा ले रहे थे अपने वकील साहब ध्रुव मेहता जी, वो उनके अगेंस्ट में जाएगा। जितनी भी बातें उन्होंने कही सारी अपने अगेंस्ट में। एक ही बात है बस कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको भी उल्टा सीधा यूज कर रहे थे। और यदि ऐसा लिखा है तो भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा 2003 का अमेंडमेंट में ये लिखा है कि दो बेस सेटलमेंट के बीच में पड़ने वाले जो रिटायर होने वाले एम्प्लॉय हैं उनकी जो एवरेज एमेंडमेंट कैलकुलेशन के लिए उसको लाया गया है, उसका कोई संबंध ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, उसका संबंध और केवल 38 से है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। और कोर्ट में या जस्टिस के दिमाग में ये बात बैठ गई है अच्छी तरह से, क्योंकि उनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि पूछा नहीं भैया ये बताओ कि आप जो हमें फिगर वगैरह दे रहे हैं इसमें तो कोई अपडेशन है नहीं, कहीं आप डीए मर्ज किया ही नहीं। और वो इन्होंने कोशिश की थी उनको घुमाने की, लेकिन वो घूम नहीं पाए। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपका जो डीए-डीआर का मैटर है उससे अपडेशन नहीं होता है। हर बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता है तो उसमें बेसिक पे चेंज होती है, तो एक बेसिक पे क्यों चेंज नहीं हो रही है, समझे। और अल्टीमेटली उनका एक इंडिकेशन यही था कि 35(1) में अपडेशन है। और उसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।